है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। का मतलब हुआ सब चीज़ खाने पीने का, किचन का सामान हुआ। इतनी सैलरी नहीं होती है तो हम क्या करें बताओ। जो काम कर रहे हैं मजदूर लोगों को कहाँ से लाएंगे, घर का पूर्ति। अब तक तो भारत में वोटर सरकार को चुनते थे, जनता सरकार को चुनती थी। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, लेकिन क्या अब सरकार वोटर को चुनेगी? एसआईआर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव तक आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर चित्रा त्रिपाठी जो कहती हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेट्रोल कर्मचारी ने, एक महिला ने, एक मध्यम वर्गीय गृहिणी ने चित्रा त्रिपाठी की सारी हेकड़ी निकाल दी है। क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट से किसी को न्याय मिलेगा? आपको पुणे पोर्शे केस याद होगा, जहां पर एक नाबालिग एक लड़का और लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको जान से मार दिया था, जिसमें कोर्ट ने उससे सिर्फ एक माफीनामा लिखकर छुड़वा दिया। आज उसी परिवार के भव्य पार्टी करते हुए नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया और एसआईआर को वैध ठहरा दिया। जस्टिस जयमाला बागची और सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है और तय कर सकता है कि वोटर लिस्ट में किसके नाम रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते हैं, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोट लॉजिकल डिस्पेरेंसीज की वजह से काट दिए जाते हैं और जिसकी वजह से बंगाल में टीएमसी चुनाव हार जाती है, उसके बाद ये फैसला आया है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया है। 124 या 125 पेज का ये फैसला है, लेकिन इस फैसले पर वकील प्रशांत भूषण ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या ये सही है, क्या ये लोकतंत्र के साथ सही हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि अब तक तो सरकारों को जनता चुनती थी, वोटर चुनते थे, अब सरकार वोटरों को चुनेगी। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। जी हाँ, सरकार का कहने का मतलब है ज्ञानेश कुमार और उनकी मंडली मिलकर सरकार के साथ अब तय करेगी कि कहां पर कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग 27 लाख लोगों के नाम बंगाल में काट देता है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं उसकी निष्पक्षता को लेकर, ऐसे में एसआईआर को वैध ठहराकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने देश में लोकतंत्र बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया है? क्योंकि अगर सरकार और उसकी मिली भगत से चुनाव आयोग, हमने बंगाल में देखा जिन अधिकारियों ने एसआईआर किया था उनको बाद में सरकार में बड़े बड़े पद मिले, उसके बाद ये सवाल उठता है कि
चुनाव आयोग के जो अधिकारी एसआईआर करेंगे, चुनाव आयोग के जो अधिकारी एसआईआर में लोगों के नाम छांटेंगे और वो बाद में सरकार में मलाईदार पद पाएंगे, तो फिर क्या वो जो तत्कालीन सरकार है वो कभी हारेगी, वो कभी जाएगी? क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि वो बीजेपी के पक्ष में एसआईआर करता है, बीजेपी के वोटरों को छोड़ता है और जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं उन लोगों के नाम जो है वो काट देता है। सवाल यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत पर भी उठ रहे हैं कि जब बंगाल में एसआईआर को लेकर इतना बवाल हुआ, 27 लाख नाम लॉजिकल डिस्पेरेंसीज के नाम पर काटे गए, वो नाम ट्रिब्यूनल में डाले गए और 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्पेरेंसीज के नाम पर वोट देने से रोक दिया गया, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है, उसके बाद ये सवाल उठना एक तरीके से जरूरी हो जाता है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम काटने के लिए है जो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं। नागरिकता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुनाव आयोग नागरिकता वोटर लिस्ट के आधार पर नागरिकता की भी जांच कर सकता है, ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है। तो एसआईआर को तो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से एनआरसी बना दिया है। जी हाँ, एनआरसी बना दिया है। बड़ा सवाल ये है कि देश में लोकतंत्र क्या बचेगा? जहां जहां अब चुनाव होंगे पूरे देश में एसआईआर होगा। जहां बीजेपी को लगेगी वो चुनाव हार रही है, वहां वो चुनाव आयोग के दम पर एसआईआर कराएगी और वहां से बड़ी संख्या में विपक्ष के वोटों को कटवाएगी। ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इस लोकतंत्र को हाईजैक करने के, संविधान को हाईजैक करने के खेल में शामिल हो चुके हैं? क्या सीजीआई सूर्यकांत की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एसआईआर को सही ठहरा रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी का वीडियो आपने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर चित्रा कह रही है अरे पेट्रोल पर 6-7 रुपए बढ़े हैं, महीने का 200-250 का खर्चा बढ़ा है, कौन सी आफत आ गई है? वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। एक आदमी जो 2800 का तेल डलवाता था महीने में अब 3000 का डलवाएगा, 300 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? उस चित्रा त्रिपाठी दलाल को जवाब दिया है पेट्रोल पंप पर काम करने वाली इस महिला ने। जो तेल महंगा हो रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कस्टमर खुद परेशान है, रेट देख देख के परेशान है। बताओ, सब चीज़ का रेट बढ़ गया। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का मतलब हुआ सब चीज़, खाने पीने का, किचन का सामान हुआ। इतनी सैलरी नहीं होती है तो हम क्या करें बताओ? जो काम कर रहे हैं मजदूर लोग वो कहाँ से लाएंगे? घर का पूर्ति कहाँ से करेंगे? अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो आपके यहाँ तो तमाम लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है उनके हाव भाव इस महंगाई को देख के? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं देख के ही। ये इतना कैसे हो गया? हम बोलते हैं भैया रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं रेट, हम क्या करें इसमें? आप भी तो एक आम नागरिक हैं, आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा, बता तो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे लिए राशन पानी खरीदना बहुत दिक्कत आती है। अच्छे दिन आए? आ रहे हैं ना अच्छे दिन, ये झेल रहे अच्छे दिन। बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आ रहे, सब चीज़ का रेट बढ़ा दिया है, कहाँ से आएंगे अच्छे दिन? मोदी जी कहते थे हमें ले आओ सब बदल जाएगा। बदल दिया ना, तो अच्छे से और अच्छा कर दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 70-75 रेट था, अब 102 हो गया, तो हो तो गया। देख रहे हैं आप, महिला कह रही है कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी चीज़ों का, खाने के सामान का, फर्नीचर का, कपड़ों का, दवाइयों का, पानी का, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। और ये दाम जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का बढ़ा है उसी रेशो में बाकी चीज़ों पर बढ़ा है। तो चित्रा त्रिपाठी सुनो दलाल, तुमको कुछ नहीं पता, तुम बिना डिग्री की पत्रकार हो। देखो ये महिला कैसे तुमको तुम्हारी औकात दिखा रही है। ये महिला तुमसे कम पढ़ी लिखी होगी, लेकिन
ये मेहनतकश महिला है, ये काम करती है, जानती है कि भूख का दर्द क्या होता है। ये दिन भर मेहनत कर कर पेट्रोल पंप पर अपने घर जाती है, जब तनख्वाह मिलती है तो काम पूरा नहीं होता, पैसा पूरा नहीं पड़ता। तो ये बता रही है कि किस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ने से देश में हाहाकार मचा हुआ। लेकिन तुमको क्या, तुम्हारी जो तनख्वाह के ऊपर की मलाई है, क्योंकि तनख्वाह में तो तुम्हारा काम नहीं चलता, उसमें तो तुमको सब महंगा लगता है, लेकिन तनख्वाह के ऊपर की मलाई तुम्हारी जो बीजेपी के दफ्तर से आती है, एक बार उसको साइड रख कर देखो तो तुमको पता लगेगा कि महंगाई इस देश में कैसे आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आपको वेदांत अग्रवाल याद होगा, नाबालिग वेदांत अग्रवाल, जिसने बीते दिनों पोर्शे से एक लड़के और लड़की का एक्सीडेंट किया था पुणे में। आप देखिए ये वीडियो उसके परिवार का है, कैसे उसका परिवार जो है वो जश्न मना रहा है, और वो परिवार जिन्होंने खो दिए अपने बच्चे, वो आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो उससे माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया था क्योंकि वो नाबालिग है। अरे पैसे के आगे इस देश में न्याय भी बिकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या उस परिवार को न्याय मिलेगा, क्या उनके बच्चों को न्याय मिलेगा? और जिस तरीके से ये अग्रवाल परिवार यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में क्या किसी पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? क्या इस वीडियो को देखकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगा रहे थे, क्या वो मान पाएंगे कि उनको न्याय मिलेगा?